औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लिपिड्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने एसाइल ग्लाइसरॉल पढ़ लिया था, वैक्सीज पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट इसमें दो और हैं, एक तो फास्फोलिपिड्स और दूसरा टर्पेनाइड्स, जो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। फास्फोलिपिड्स जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये ड्राइव किए गए हैं, बने हैं, निकले हैं फास्फेटिडिक एसिड से। फास्फेटिडिक एसिड क्या है? इसमें तीन चीज़ें होती हैं, यानी आर कंपोज्ड ऑफ, एक तो ग्लाइसरॉल होगा, दूसरा फैटी एसिड होंगे और तीसरा फास्फोरिक एसिड। इसका मतलब कि ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड जब इकट्ठे मिलते हैं तो ये फास्फोलिपिड बनाते हैं, यानी ये फास्फेटिडिक है, टिडिक एसिड। तो इसके अलावा इसमें फास्फोलिपिड्स में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जिसमें कोलाइन है, एथेनोलामाइन है और सिराइन है। ये मोस्ट और भी नाइट्रोजनस बेस होती हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो फास्फोलिपिड्स में मौजूद होते हैं। यानी ये फास्फोटिडिक एसिड है, और इसमें अगर ये नाइट्रोजनस बेसिस भी लग जाएं तो ये फास्फोलिपिड्स कहलाते हैं। तो बेटा जब ये आप क्योंकि ऑनलाइन में हम टीचर तो सामने होता नहीं है, हाथ के इशारे से या बॉडी पोस्चर से बताता है, या मार्कर से रख के बताएगा कि ये वाली चीज़ें इस तरह। तो यहाँ पे जो है आपने ये कर्सर को फॉलो करना है, ये कर्सर मूव कर रहे हैं ना, इस पर कर्सर को फॉलो किया करना है कि कहाँ पे कौन सी बात हो रही है। तो फास्फोलिपिड्स डेरिवेटिव्स हो गए फास्फेटिडिक एसिड के, और फास्फेटिडिक तीन चीज़ों, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड का बना हुआ है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इसमें कोलाइन है, एथेनोलामाइन है और सिराइन है। ये सारी चीज़ें मिले, यानी नाइट्रोजनस, ये तीन तो पक्के ये इसके कंपोनेंट हैं, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड। इसके अलावा इन नाइट्रोजनस बेसिस में से कोई भी एक बेस भी लगेगी तो ये फास्फोलिपिड्स कहलाएंगे। दे आर वाइड स्प्रेड, मतलब ये पूरी दुनिया में फैले हुए, हर जगह मौजूद हैं, बैक्टीरिया में मौजूद हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर किस्म के सेल में मौजूद हैं, और फ्रीक्वेंटली एसोसिएट विद मेम्ब्रेन्स। अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये मौजूद है। मैं फिर भी आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन, ये डायग्राम ये वाले। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे दो टांगें नज़र आ रही हैं, एक्चुअली ये फास्फोलिपिड्स हैं। ये बहुत सारी जो नज़र आ रही हैं सारे अलग अलग मालिक्यूल्स हैं, बीच में प्रोटीन एम्बेडेड है, ये फास्फोलिपिड्स, ये और वाज़ेह है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे भी ये शेप दी हुई है इसकी फास्फोलिपिड, यानी ये एक की दी हुई है। यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये सारे बने हुए हैं, यानी ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके लिए था? यानी सेल की अपनी मेम्ब्रेन और सेल के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन जो है इसी मॉडल को फॉलो करती हैं। ये मॉडल है, क्यों मॉडल कहलाता है? क्योंकि ये अभी तक हाइपोथेसिस है, मज़ीद आगे इसको फिर ये थ्योरी वगैरह ये आगे स्टेप में जाएगा। बहरहाल ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है अभी। तो वाइड स्प्रेड है कहाँ पे? हर किस्म के सेल्स की मेम्ब्रेन्स में। फास्फेटिडाइल कोलिन फिर इसमें एग्जांपल है, वन ऑफ द कॉमन फास्फोलिपिड। अब ये स्ट्रक्चर अगर इसकी देखें तो ये लेसिथीन लिख लेते हैं, लेसिथीन स्ट्रक्चर इमेजेस में और वाज़ेह हो जाएगा। ये आपकी बुक पे बना हुआ है, लेकिन ओपन अगर देखें तो ये ओपन भी मिल जाएगा। ओपन स्ट्रक्चर आपके लिए ज़्यादा इजी होगा।
यहाँ पे इन्होंने बहरहाल ये मिल जाए ऐसा किधर गया, तो लेसिथीन ओपन स्ट्रक्चर। बहरहाल इसमें हम बुक पे ही देखते हैं, तो ये CH2 इसका मतलब ये 2 बॉन्ड है, अलग अलग हाइड्रोजन लगे होंगे, एक तरफ ऑक्सीजन है, फिर आगे कार्बन ऑक्सीजन, और ये R कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो अगर इसकी डिटेल में अगर हम जाते हैं तो इसमें देखें फॉस्फेटिडिक एसिड है कंपोज्ड ऑफ ए ग्लाइसरॉल, तो ये ग्लाइसरॉल का पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन ग्लाइसरॉल के हैं। फिर उसके बाद फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड, यहाँ पे ये डैश लेकर लगा देते हैं, इस पे 1 लगना चाहिए था, यहाँ पे 2, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, तो इसलिए अलग अलग हो गए। तो Na फास्फोरिक एसिड, और ये फास्फोरिक एसिड लगा हुआ है, इसका मतलब ये ग्लाइसरॉल है, ग्लाइसरॉल के पहले और दूसरे कार्बन के साथ ये फैटी एसिड लगे हुए हैं। ये बेटा कर्सर को फॉलो करना है, एक फैटी एसिड ये हो गया, दूसरा फैटी एसिड ये हो गया, ये किसके साथ लगे हुए हैं, ये ग्लाइसरॉल के साथ। फिर तीसरे कार्बन के साथ ये फास्फोरिक एसिड लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा फास्फेटिडिक एसिड। फिर फास्फोरिक एसिड के OH हाइड्रोक्सिल आयन ये रिमूव होके यहाँ पे कॉलिन लगेगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से, कॉलिन का हाइड्रोजन और यहाँ से OH, और कॉलिन से जो O बचेगा वो यहाँ पे आके ये O जो है इसका बॉन्ड बना रहा है, ये कोलाइन है या कॉलिन बोलेंगे, कोलाइन का फार्मूला है, इसका मतलब ये इस जगह पे फास्फोरिक एसिड के साथ कोलाइन नाइट्रोजनस बेस आगे अटैच हो गई है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। पहले ये फास्फेटिडिक एसिड था, अब ये कहलाएगा फास्फेटिडाइल कोलिन, क्योंकि इसके साथ कोलाइन मिल गई आके। लेकिन इसको कॉमनली लेसिथीन कहते हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है क्योंकि ये ड्रा करना अक्सर आ जाता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथीन। अब एक्चुअली ये नज़र कैसे आता है बना हुआ, ये तो इसका स्ट्रक्चरल हो गया, दिखने में कैसा लगेगा, इसके एक तरफ रिंग होगा और 2 लेग्स होंगी, एक लेग थोड़ी टर्न होती है। ये वाला रीजन जो है ये पोलर या हाइड्रोफिलिक रीजन कहलाता है, यानी पानी इसमें भर सकता है। ये इसमें क्योंकि फास्फेट ग्रुप है इसलिए कहेंगे फास्फेट कंटेनिंग। तो 3 नाम हो गए, पोलर रीजन, यानी हाइड्रोफिलिक रीजन और फास्फेट कंटेनिंग रीजन। जबकि ये लेग्स वाला जो होगा ये नॉन पोलर रीजन कहलाएगा। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग, ये वाटर लविंग है यानी पानी इसमें दाखिल हो सकता है, जबकि यहाँ पे पानी दाखिल नहीं होगा इसलिए हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग रीजन। और यहाँ पे क्योंकि फैटी एसिड है इसलिए फैटी एसिड रीजन भी कहते हैं। फ्लड मोज़ेक में देखें तो ये सेम इसी तरह से इन्होंने स्ट्रेट लेग्स के साथ इसको शो किया। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन का और इस सेल के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेलिज निकले या ऑर्गेनेल्स, उनकी मेम्ब्रेन जो है इसी तरह से बनी हुई है। इसका मतलब ये मेजर रोल प्ले कर रहा है फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन बनाने में, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। फिर आगे है टर्पिनाइड्स। टर्पिनाइड्स ये लार्ज और इम्पोर्टेंट ग्रुप है कंपाउंड्स का, लेकिन इसमें एक ही तरह की यूनिट है वो रिपीट होती जाती हैं, मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट, इसलिए वही यूनिट्स बार बार रिपीट होकर जुड़ती जाएंगी। और ये यूनिट्स का नाम क्या है, इनको नाम देंगे आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। यहाँ पे डिटेल में नहीं गए आइसोप्रीनाइड में 12, तो सेम प्रीनाइड, आइसो मीन सेम, प्रीनाइड वाली यूनिट्स हैं। अब दिस यूनिट जब ये जुड़ जाते हैं फिर कंडेंस होते हैं, इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। जब ये इकट्ठे हो गए कंडेंस होंगे, खिंच जाएंगे, तो ये डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे इसमें रबर भी बनता है, इन्हीं से बिलोंग करता है, टर्पिनाइड से। कैरोटीनाइड्स होते हैं, स्टीराइड्स होते हैं और टर्पीन्स वगैरह होती हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनकी कंडेंसेशन किस तरह में हुई है।
फिर लिपिड्स जो हैं आगे इसकी बात करेंगे। तो लिपिड्स के बारे दोबारा इन्होंने यहाँ पे समरी की, आपकी बुक पे ये अलग नीचे पैरे में दिया हुआ है। दो काम करते हैं, यानी ये फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं और फंक्शनल यानी स्ट्रक्चरल भी। फंक्शनल रोल में आ जाता है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड ऑफ ऑर्गेनल्स जो भी सेल में पाए जाते हैं। फिर आगे इसके अलावा भी फंक्शन है, जैसे ये इंसुलेशन करते हैं, जैसे अगर वैक्स आ जाती है किसी सतह पे तो ये वाटर प्रूफिंग हो जाती है। इसके अलावा इंसुलेटर का काम करती है हीट और कोल्ड के लिए, यानी अंदर हरारत को ना तो बॉडी से निकलने देगी ना अंदर आने देगी, इस तरह से ठंड से भी बचा जाता है। तो ये इंसुलेशन का काम करती है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है, जैसे फलों के ऊपर इंजरी नहीं होने देती, इंसेक्ट्स के ऊपर ये वैक्स लेयर इंजरी नहीं होने देती, यानी ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन होगी। और प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस, पानी को ज़ाया नहीं होने देती। एंड अब्रेसिव यानी रगड़ से जो डैमेज होती है इससे भी बचाती है। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक ये लिपिड्स मुकम्मल हो गए। तो नेक्स्ट प्रोटीन वाले टॉपिक तक अल्लाह हाफिज़ जी।